हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमें फॉर्म का डेटा को एजैक्स के थ्रू किस तरह से मॉडल क्लास का हेल्प लेके डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था ये जो वीडियो है बिल्कुल पिछले वीडियो को रेफरेंस लेके आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कोड हमने पिछले क्लास में लिखे थे उसको मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। और उस कोड में ही फिर हमें क्या एडवांसमेंट करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में था वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म था कि किस तरह से डेटा को हमें रिसीव करना है, फॉर्म का डेटा को, फिर एजैक्स के हेल्प से कैसे उसे कंट्रोलर तक पहुंचाना है, फिर वहां से वो कैसे डेटाबेस में जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं उसके आर्किटेक्चर का। उसके बाद हम कोड में जो नए एडवांसमेंट करेंगे और क्या क्या चेंजेस होंगे इस वीडियो में वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी। बेसिकली व्यू तो लगेगा ही लगेगा, जहाँ पे अपने को यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेना है। ठीक है, व्यू का डेटा हमेशा कंट्रोलर पे जाता है, तो ऑब्वियसली एक कंट्रोलर लगेगा आपको। अगर ये ध्यान रहेंगी तो आपको कोड समझने में थोड़ा आसान होगा। उसके बाद हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्यूरी बिल्डर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक मॉडल भी लगेगा जो आपके डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑब्वियसली फिर अपने पास एक PHP माई एडमिन होना चाहिए, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल होगा, सपोज टीबीएल एम्प्लॉय, जिस टीबीएल एम्प्लॉय को हमारा ये मॉडल जो है वो पॉइंट करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो इतनी बातें हमारी क्लियर हैं। अच्छा, इन सब के बाद एट दी एंड भाई हमारे पास हमारा राउटिंग फाइल होना चाहिए, मीन्स web.php होनी चाहिए, जहाँ पे सारी बातें मेंशन होंगी। ओके, तो क्या तरीका था पहले पहले ये होता था कि व्यू का डेटा सीधे कंट्रोलर पे जाता था, बट वो जो व्यू ओपन करना, फिर व्यू का डेटा को कंट्रोलर में ले जाना, इन सारी चीज़ों के लिए राउटिंग की ज़रूरत होती है, जो हम web.php में इस्तेमाल करते लिखते। उसके बाद व्यू का डेटा कंट्रोलर में जाता था। इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ यूज़ करते थे, फिर उस मॉडल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते थे, जिसके थ्रू जो डेटा है हमारा डेटाबेस के टेबल तक पहुँच जाता था। ये था हमारा आर्किटेक्चर विदाउट एजैक्स। एजैक्स में ऐसा क्या बदलाव हुआ, चलिए वो समझते हैं। एजैक्स में हमने क्या किया, हमारे अपना जो हमारा व्यू फाइल था, जो ब्लेड फाइल था, उसी ब्लेड फाइल के नीचे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने अपना एक स्क्रिप्ट कोड लिख दिया। अब ये स्क्रिप्ट कोड क्या करता था, जो आपका फॉर्म का एलिमेंट होता था, मान लेते हैं कि ऊपर में मेरा फॉर्म है, यहाँ मेरा फॉर्म है जिसके अंदर छोटे छोटे जो मतलब एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट्स है, वो सब है। तो इस फॉर्म का डेटा को हम स्क्रिप्ट में रिसीव करते थे। ओके, ये फॉर्म का डेटा हमारा स्क्रिप्ट में रिसीव होता था। उसके बाद फिर इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हम डेटा को कंट्रोलर में भेजते थे। पहले फॉर्म से डायरेक्ट कंट्रोलर में जाता था, अब इस स्क्रिप्ट के ज़रिए कंट्रोलर में जाएगा। बट ध्यान रहे कि उस केस में भी web.php में कोई बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ें पहले आप फॉर्म पे मेंशन करते थे, फॉर्म पे हम दो बातें मेंशन करते थे। पहला मेथड मेंशन करते थे कि इस मेथड से जाएगा गेट या पोस्ट। दूसरा क्या मेथड मेंशन करते थे, एक्शन मेंशन करते थे कि भाई कौन से पेज को, कौन से यूआरएल को ये हिट करेगा। तो इन दोनों बातों के लिए हम web.php में आते थे और क्या लिखते थे भाई, रूट लिखते थे कि भाई रूट होगा, एक रूट मेंशन करने वाले हैं अपने, और वो पोस्ट होगा, उस पर ये एक्शन होगा, मीन्स ये यूआरएल होगा कि भाई सबमिट डेटा, और वो कहाँ जाएगा और किस कंट्रोलर को हिट करेगा, मतलब कंट्रोलर, और फिर भाई किस मेथड इंडेक्स, एंड देन कौन से मेथड को एक्सेस करेगा, जो भी हमें लिखना होता है वो अपन लिखते थे। ठीक है, ये रफ कोड है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो अब अपने को क्या करना है, पहले ये डेटा ऐसे चला जाता था और ये हम लिखते थे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। राउटिंग के अंदर जो बातें हम लिखते थे उसमें कोई बदलाव नहीं करना, वो एज इट इज़ होगा। बस यहाँ पे जो मेथड के अंदर हम चीज़ें मेंशन करते थे अब नहीं करना है, क्योंकि अब ये मेथड का पूरा जो कमांड है उस स्क्रिप्ट ने टेक ओवर कर लिया, ये वो सारा काम करेगा। तो स्क्रिप्ट बोला कि भाई सारा डेटा हमें दे दो, तो स्क्रिप्ट क्या करेगा, सारा का सारा डेटा उठा लेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में हमने काम किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इस वाले पे ध्यान दीजिए, क्या हुआ था, ये हमारा फॉर्म था जिसका एक्शन हट गया, ठीक है ना, जिसका मेथड हट गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, उस फॉर्म की एक आईडी दे दी गई है,
ये मेरा फॉर्म है, उस फॉर्म का हमने एक आईडी दे दिया है। इस फॉर्म के अंदर 4 एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट है, एक नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल। ध्यान दीजिए सबकी आईडी है, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। ओके, अब एक इनपुट टाइप बटन है, सबमिट, सिंपल सा, कुछ है नहीं स्पेशल। एक डिव अलर्ट डिव मैंने बना रखा है जिसका आईडी है रेस्ट पैनल अलर्ट सक्सेस, ताकि ग्रीन करके बैकग्राउंड में दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट उसका डिस्प्ले क्या है, नन है। डन। फॉर्म के आईडी को पकड़ा। अब ये फॉर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर। ठीक है, ध्यान रहे, सबसे पहले क्या किसका रोल होता है, सेलेक्टर का। तो सेलेक्टर को जब भी लिखेंगे $साइन से लिखेंगे, उसके बाद आता है सेलेक्टर, सिंगल कोट में हम सेलेक्टर लिखेगा। वो सेलेक्टर आपका आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है, वो सेलेक्टर आपका कोई HTML टैग भी हो सकता है। हमने लिखा सेलेक्टर, सबमिट फॉर्म, मतलब फॉर्म, और ये है कि सबमिट फॉर्म एक आईडी है इसलिए हमने हैश दे रखा है। अगर कोई क्लास होता डॉट लिखते, अगर वो HTML एलिमेंट होता तो डायरेक्ट लिखते। उसके बाद एक्शन इवेंट होता है कि ऑन सबमिट, कौन से इवेंट में, सबमिट इवेंट में हमने एक फंक्शन लिख रखा, फंक्शन ही ई प्रिवेंट इवेंट। यहाँ पे देखिए हमने इंडिविजुअली 4-5 एलिमेंट को उठाया है। पहले नेम को उठा के एक वेरिएबल में रखा, ईमेल को उठा के रखा, पासवर्ड को रखा, मोबाइल को रखा। ठीक है, तो ये आपका बहुत बहुत बेसिक तरीका था। इससे थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेवल में आ जाते हैं तो अब उस कोड को मैंने चेंज किया है, मैंने एक नया फॉर्म बनाया, उसमें देखिए हमने क्या लिख रखा है। सेम कहानी यहाँ तो वही है, फॉर्म भी वही है, पूरा का पूरा फॉर्म वही है। देखिए आईडी, सबमिट, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, और यहाँ पे मैंने डिव भी दे रखा है जिसका डिस्प्ले नन है, सबमिट बटन है। अब यहाँ पे सेलेक्टर हमने इस्तेमाल किया, सबमिट फॉर्म, ऑन सबमिट फंक्शन ई प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया ताकि उसका जो डिफॉल्ट इवेंट है वो ब्लॉक हो जाए। देन हमने क्या लिखा, वैर डेटा सबमिट फॉर्म दैट इज द आईडी ऑफ फॉर्म डॉट सीरियलाइज। ये एक नया टर्म हमने यहाँ इस्तेमाल किया। अब ये क्या करेगा डॉट सीरियलाइज, वो एक बार में सारा का सारा इनपुट टाइप एलिमेंट्स उठाएगा और इस डेटा के अंदर रख देगा और उसको यूआरएल के फॉर्म में सजा देगा। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा उठा के उसको डेटा में रख दिया, मतलब एक बार में सारा का सारा इनपुट एलिमेंट उठा के डेटा के अंदर रख दिया। हमें वन बाई वन करके डेटा को वहां से क्या करना है, पिक करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार बस डॉट सीरियलाइज लिखा, फॉर्म की आईडी दी, डॉट सीरियलाइज लिखा, डेटा उठ के डेटा में चलाया। अब यहाँ से एजैक्स का काम शुरू करना है। देन वापस से एक सेलेक्टर डॉट एजैक्स, अब इसके अंदर एक फंक्शन देना है, पहले ये छोटा ब्रैकेट एजैक्स का, देन फंक्शन देना है तो ऑब्वियसली करली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स यूआरएल, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था आपसे कि भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन देते हैं। तो अब वो सारा काम स्क्रिप्ट ने टेक ओवर कर लिया, तो ये सारा जिम्मेदारी स्क्रिप्ट का होगा कि एक्शन क्या होगा, मेथड क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर अब कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की आईडी होगी और उसको छोड़ के कुछ भी नहीं। तो पहला पैरामीटर यूआरएल मीन्स वो फॉर्म का एक्शन यहाँ पे हो गया यूआरएल। तो यूआरएल में तो ये यूआरएल जो आप ये लिख रहे हो web.php में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर्म पे लिख रहे हो कि फॉर्म यूआरएल ऐड यूजर और टाइप, यूआरएल ऐड यूजर और टाइप पोस्ट, मतलब क्या, फॉर्म का मेथड पोस्ट और फॉर्म का एक्शन ऐड यूजर। तो ये दो बातें यहाँ बदल गई। पहले थी ऐड यूआरएल, पहले था हमारा, एक सेकंड, पहले था हमारा एक्शन ऐड यूजर और उसके बाद था मेथड पोस्ट। यहाँ पे हो गया यूआरएल ऐड यूजर और टाइप पोस्ट। लेकिन इसके रिस्पेक्टली web.php में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप ध्यान दो तो पोस्ट के लिए लिखा गया है राउट पोस्ट ऐड यूजर, और अगर आता है मेथड पोस्ट होता है, यूआरएल पे ऐड यूजर आता है तो कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर के सेव यूजर मेथड को कॉल करेगा। एम्प्लॉय कंट्रोलर के सेव यूजर मेथड को कॉल करेगा। और जैसे कि हम एम्प्लॉय कंट्रोलर को अपने राउट web.php में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, यूज़ करना है। ठीक है, तो इस पे तो कोई चेंज नहीं पड़ा, स्क्रिप्ट में आ गया क्या क्या चेंजेस हुए भाई। तो पहला चेंज तो ये हमने यहाँ ले लिया। अब यूआरएल दे दिया, टाइप दे दिया, ये तो पहले भी इस्तेमाल किए रखे थे हमने। अगर पिछले वीडियो में आप ध्यान दोगे तो पिछले वीडियो में देखिए कि डेटा के अंदर हम इंडिविजुअली इन चारों को भेज रहे थे। तो पहले हम टोकन भेजे, फिर इंडिविजुअल ये जो टोकन था। अब देखिए एक और बात, फॉर्म के अंदर पहले CSRF टोकन भी होता था, अगर आपको याद होगा तो हम लिखते थे @CSRF। तो तीनों बातें अब हमारे एजैक्स के अंदर आ गई। एजैक्स के अंदर हमने यूआरएल दे दिया, टाइप दे दिया और टोकन दे दिया CSRF_टोकन।
बट पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में अंतर क्या है, पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअली चारों को यहाँ से उठाया, फिर उसका वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार में सारा डेटा उठा के डेटा वेरिएबल में रख लिया, और डेटा वेरिएबल यहाँ पे हम बनाएंगे थर्ड पैरामीटर डेटा, जिसमें पहला जाएगा टोकन और दूसरा जाएगा डेटा। ये जो राइट साइड वाला डेटा है ये वाला है, और इस लेफ्ट साइड वाला डेटा आपका एक पैरामीटर बन रहा है जो कि आपके कंट्रोलर में रिसीव होगा। दैट्स इट। अब बिफोर सेंड एक और पैरामीटर पास किया हमने, एक और कॉल बैक फंक्शन, बिफोर सेंड फंक्शन लिख दिया। क्या होगा भैया, जैसे ही सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब प्रोसेस जब तक हो उससे पहले क्या होगा, तो ये जो हमने यहाँ बटन बना रखा है, देखिए बटन सक्सेस है ना, ये जो सबमिट बटन है इसका एक क्लास है बटन सक्सेस। इस क्लास के जरिए हमने इस सबमिट जो लिखा हुआ उसे बदल दिया, हमने लिख दिया भाई बटन सक्सेस HTML प्लीज वेट। अब वेट करो जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब सक्सेस जब हो जाएगा, रिस्पॉन्स जब हो जाएगा, सक्सेस हो गया, रिस्पॉन्स जब आएगा तब क्या करेंगे, ये जो हमने डिव बना रखा है जिसका स्टाइल डिस्प्ले नन है बाय डिफॉल्ट, इसकी एक आईडी है रेस्ट पैनल, उस पर हम क्या करते हैं, रेस्ट पैनल डॉट HTML रिस्पॉन्स। अब देखिए हमेशा जब भी आप सेलेक्टर इस्तेमाल करोगे, पहले डॉलर मतलब सेलेक्टर, तो डॉलर साइन सेलेक्टर, अब वो आईडी है क्लास उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज। अब हम उसका इनर HTML बदल रहे हैं तो ऑब्वियसली सिंपली लिखेंगे डॉट HTML, जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नन है उसका डिस्प्ले, इसलिए उसको ब्लॉक भी करना है। सो ऑब्वियसली वापस हम लिखेंगे रेस्ट पैनल डॉट CSS और उसका प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू। तो एट्रीब्यूट क्या है, डिस्प्ले, और वैल्यू है ब्लॉक, मतलब वो डिस्प्ले होने लगेगा। थर्ड, फिर वापस आ जाइए, देखिए पहले के केस में हम क्या करते थे उस सक्सेस में, फिर चारों को इंडिविजुअली क्या करते थे, ब्लैंक करते थे। फिर थोड़ा सा एडवांस कोड इस्तेमाल करेंगे, सिंपली सबमिट फॉर्म इस्तेमाल जो आईडी है वो इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 और रीसेट, तो एक बार में वो पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, जितना जितना डेटा वो सारा चला जाएगा। तो दो चीज़ें बदलाव होनी, बाकी तो सारे सेम है। फंक्शन हमने फिर एक और कंप्लीट का कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल किया, कंप्लीट वहाँ पे जो HTML हम बदल रहे थे इस बटन सबमिट का प्लीज़ वेट, वो हो जाएगा वापस से सबमिट, और जब रिस्पॉन्स अगर एरर आएगा तो क्या होगा, हम रेस्ट पैनल में रिस्पॉन्स को दिखाएंगे, बाकी ये ख़त्म। तो ये चेंजेस हुए हमारे एजेक्स वाले कोड में। हमने क्या क्या देखा भाई, सीरियलाइज करना देखा, और उसके बाद फिर वापस पूरे फॉर्म को एक बार में यहाँ पे रीसेट करना देखा, ठीक है। और फिर ये जो सीरियलाइज डेटा यहाँ से, तो अब पहले हम डेटा क्या करते थे, इंडिविजुअली भेजते थे जो हमें रिक्वेस्ट में मिल जाता था। अब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सीरियलाइज करके भेज रहे हैं। तब वेब में आते देखते हैं कि भाई ऐड यूज़र आ रहा, तो ये कहाँ जा रहा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर के सेव यूज़र मेथड में, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में आ गए। हमने कंट्रोलर बनाना कैसे सीखा है वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर देखिए, सबसे पहले अभी हमने बताया ना कि मॉडल को यहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारा ये देखिए एम्प्लॉय मॉडल है, यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल टेबल एम्प्लॉय हमने दे दिया, और प्रोटेक्टेड को यहाँ मैंने डिसेबल कर दिया। अब यही चीज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे जो कि मैंने पिछले बार बताया था, जब हम यहाँ पे फिलेबल इस्तेमाल करते हैं। क्यों फिलेबल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अलाउ करता है कि डेटा को बल्क पोस्टिंग मतलब बल्क इंसर्शन किया जा सके विद द हेल्प ऑफ एरे, है ना। और ये अगर आप नहीं लिखोगे फिलेबल तो आप बल्क इंसर्शन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसे बल्क इंसर्शन नहीं कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहे। अगर हम एक एक करके इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट का वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का सेम मेथड को कॉल करके हम मॉडल के ऑब्जेक्ट का सेम मेथड इस्तेमाल करके डेटा इंसर्ट करेंगे, तो ये फिलेबल की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में आ जाइए, उस ऑब्जेक्ट मॉडल का हमने यहाँ पे देखिए यूज़ किया है, बिना यूज़ किया आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। तो यूज़ करने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बना हमने टेबल रख दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट, जो डेटा वहाँ से आ रहा है वो सीरियलाइज्ड होकर आ रहा है, तो अब उस सीरियलाइज डेटा को हम डिकोड कैसे करेंगे। सो देयर इज़ अ फंक्शन पार्स अंडरस्कोर str, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट एरो इनपुट और डेटा, क्योंकि ये जो आप भेज रहे हो एजेक्स से क्या भेज रहे हो, यहाँ पे देखो सिंपली डेटा भेज रहे हो, इसलिए आपकी एम्प्लॉय कंट्रोल में क्या इनपुट रिसीव करोगे, डेटा, और उसको हम एक फॉर्म डेटा में पुट कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये फॉर्म डेटा क्या हो जाएगा, एक एरे बन जाएगा, जो भी डेटा वहाँ से आया वो एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो डेटा वहाँ से आएगा ना, वो कैसा आएगा पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इस तरह से आएगा, देखिए नेम इक्वल टू जो भी नेम लिखा होगा, %, ईमेल इक्वल टू abc@gmail.com ये लिखा होगा, फिर आप क्या दे रहे हो, आपका मोबाइल दे रहे हो, तो मोबाइल इज़ इक्वल टू, इस तरह से लिखा हो, इस तरह से एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आएगा।
तो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि सिंपली क्रिएट मेथड का इस्तेमाल करो, बल्क पोस्टिंग करो, तो फिर वही बल्क पोस्टिंग, क्योंकि पिछले मेथड वीडियो में हमने बल्क पोस्टिंग ही देखा था जिसके लिए फिलेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी। बट मैं चाह रहा हूँ कि फिलेबल का क्लियर आइडिया हमें हो जाए, इसलिए मैंने फिलेबल को यहाँ बंद कर दिया और यहाँ पे हम बल्क पोस्टिंग नहीं करेंगे, इंडिविजुअली पूरा डेटा को पोस्ट करना है, सेव करके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में तब डालना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिएट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने मॉडल के ऑब्जेक्ट को बनाया है, उसके बाद पार्स एसटीआर करके जो सीरियलाइज डेटा आया है उसे हम तोड़ दिया, हमने डीसीरियलाइज किया और फॉर्म डेटा नाम का एक एरे में उसे रख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, टीबीएल एरो नेम। ये जो 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं, 4 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, ये आपका जो ये वाला प्रॉपर्टी है, टेबल में चले जाओ स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो आपका 4 कॉलम है उसी नाम से यहाँ पे होने चाहिए। तो नेम, उसके बाद ये जो फॉर्म डेटा में जो नेम आया है उसका हमने ले लिया, इसमें स्टोर कर दिया। ईमेल, फॉर्म डेटा का ईमेल, पासवर्ड, ये पासवर्ड डेटाबेस का कॉलम नेम होना चाहिए। फॉर्म डेटा पीडब्ल्यूडी, ये आपके फॉर्म का डेटा होना चाहिए। तो देखिए फॉर्म में हमने जो पासवर्ड बनाया उसकी आईडी पीडब्ल्यूडी है, इसलिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी लिखा हो, क्योंकि रिक्वेस्ट में जो डेटा आएगा वो पीडब्ल्यूडी ही आएगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा। पासवर्ड हमने स्टोर कर दिया, मोबाइल पे रख दिया। देन सिंपली इसके ऑब्जेक्ट से सेम मेथड को कॉल किया, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर हम ऐसे सेव करेंगे डेटा को मॉडल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उस केस में हमें ये फिलेबल प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम क्रिएट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिए माई कंट्रोल में जो पुराना वीडियो था उसमें हमने इस तरह से इस्तेमाल किया था। जब आप इस तरह से इस्तेमाल करोगे ऑब्वियसली आपको यहाँ पे फिलेबल देना पड़ेगा, बिकॉज ये एरे इंसर्शन है, बल्क पोस्टिंग है, तो उसके लिए फिलेबल नहीं रहेगा, तो इंसर्ट नहीं करने देगा लैरेबल। ठीक है, तो अगर हम फिलेबल हटा देते हैं तो इस तरह से हम इंडिविजुअल जो पहले करते थे, और अगर हम क्रिएट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बल्क पोस्टिंग करते हैं, एक बार में सारा डेटा भेज देते हैं। रिक्वेस्ट एरो ऑल, देखिए यहाँ पे क्रिएट देखिए रिक्वेस्ट एरो ऑल दे दिया उसने, जो भी डेटा आया एक बार में एरे की फॉर्म में घुस जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे आपको फिलेबल देना ज़रूरी है। तो ये इस वीडियो का पूरा कंटेंट था, जहाँ पे हमने सीखा बेसिकली डेटा को सीरियलाइज करके कैसे स्क्रिप्ट से कंट्रोलर तक लेके जाना है, फिर वहाँ से कैसे डीसीरियलाइज करना है, फिर ये जो डेटा को इंसर्ट करने का तरीका था ये तो हमने पहले भी देखा था। आर्किटेक्चर हमारा क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही एजैक्स के। नेक्स्ट वीडियो में फिर अब हम एजैक्स के हेल्प से किस तरह से क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसकी ओर बढ़ेंगे। फिर जो टॉपिक बचे हुए हैं लैरावेल की सीरीज़ के, उस वीडियो को उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।